हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखो, जब सी सेट का मॉक दे रहे ना हो तो सी सेट के मॉक में क्या है ना, आपको अपने दिमाग में इस बात को रखना है, ध्यान देना है। सी सेट का जब मॉक दे रहे हो तो अपने देखो सी सेट का जब मॉक दे रहे हो तो आपको पता है कि आपको 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चंस में आपको लगभग 30 क्वेश्चंस सही करना होता है। 30 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हो तो सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब मॉक देते हैं तो अपने दिमाग में इस बात को लेके चलिए, किसी भी हालत में हम 30 क्वेश्चंस को सही करेंगे। अगर ये फीलिंग अपने दिमाग में आप लेके चलते हो तो नो डाउट आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा वो सही होगा। ठीक है, और ये एक टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर फुल फ्लेज में आपको क्लास करनी है तो 2 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। क्लास को ज्वाइन करें, नो डाउट बहुत फ़ायदा होगा आपको। और जो सपना आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई, तो 101% प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। क्लास को ज्वाइन करें आप, ठीक है, जो 2 फैब से स्टार्ट हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अपने दिमाग में इस बात को लेकर चलना है कि जब मॉक देते हैं तो 30 क्वेश्चंस आपका सही होना चाहिए। ठीक है, जो देखो और ऐसे भी पेपर जो है आसान होता है। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने को कैसे तैयार किए हैं। ठीक है, पेपर कोई टफ नहीं होता है, पेपर सारा आसान होता है। बस डिपेंड करता है आप अपने को किस तरह डेवलप किए हैं, किस तरह इम्प्रूव किए हैं। अगर आपका इम्प्रूवमेंट सही है, अगर मेहनत सही है, अगर आपने मेहनत में ऑनेस्टी दिखाया है तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए अपने दिमाग में ये मत लेके चलना कि पेपर ये हो गया, पेपर वो हो गया। पेपर सब नॉर्मल आता है। ठीक है, एक आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो नो डाउट इतना तो उम्मीद किया जा सकता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखो अब जैसे देखो आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखो क्या आया है। P salary is 20% lower than Q salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent is R salary more than P salary? Understand? तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ध्यान देना। P salary is 20% lower than Q salary. ठीक है, तो आप यहाँ पे P और Q को आप लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखा? P and Q को लिखा। P salary is 20% lower than Q salary. It means Q salary is 100 and P salary is 80 and which is 20% lower. देखो यहाँ पे P का जो वेतन है Q से 20% कम है और Q का वेतन R से 20% कम है, और Q का वेतन R से 20% कम है। देन यहाँ पे 80 इंटू क्या हो गया? 100। ठीक है, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। ठीक है, देन यू सिंप्लीफाई हियर, यू सिंप्लीफाई, देन यू राइट डाउन 4:5 and 4:5. अंडरस्टैंड? हियर यू सी Q दोनों में आपका कॉमन है, तो क्यों नहीं Q के वैल्यू को आप सेम कर दें। यहाँ पे क्यों नहीं तीनों को एक साथ हम लोग कंपेयर कर दें? P, Q एंड यहाँ पे क्या हो गया R। तीनों को आपने एक साथ यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट किया। यहाँ पे तीनों को आप एक साथ कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पे 5 और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आपने इसको 4 से किया मल्टीप्लाई, इसको आपने 5 से किया मल्टीप्लाई। जैसे इसको 4 से किया मल्टीप्लाई तो P की वैल्यू क्या हो गई? 16 हो गई। R की वैल्यू Q की वैल्यू क्या हो गई? आपके पास 20 हो गई एंड R की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई। ठीक है, बाय हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन P सैलरी। अब P और R के बीच में कंपैरिजन करने के लिए बोला गया है।
कि आर का जो सैलरी है पी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो 16 अब 25 माइनस 16 9 आपका ज़्यादा है, 9 अपॉन 16 इंटू 100, देन योर आंसर इज 56.25%। योर आंसर इज 56.25%। आपका आंसर क्या होगा? 56.25% होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। ठीक है क्लियर? तो यहाँ पर आपको ने क्या देखा कि पी क्यू आर के बारे में गिवन था, तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको कंपेयर कर दिया, रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is percentage change in the result due to this mistake? एक संख्या को गलती से 4 से भाग दे दिया गया, ठीक है, जबकि उसे 4 से गुना किया जाना चाहिए था। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अंडरस्टैंड? तो देखो, कहने का ये मतलब है कि संख्या को, नंबर को, यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या हैं कि नंबर को आप यहाँ पर ध्यान दोगे, नंबर को आप यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ पे 1 मान लो। नंबर क्या आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। 1 को आपको क्या करना था, 4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने 1 को क्या कर दिया, 1/4 कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, 1 बाई क्या कर दिया, आपका 4 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट आपको ये लेकर आना था, रिजल्ट आपके पास ये आ गया। तो आखिर रिजल्ट में कितने का चेंजेस हुआ? 4 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, 4। यू टेक फर्स्ट एलसीएम, एलसीएम इज 4, देन यूर हेल्थ 16 माइनस 1, देन 15/4 का आपके पास क्या आ गया, डिफरेंसेस आ गया। तो 15/4 का जो डिफरेंस आया है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू हिज मिस्टेक। तो मिस्टेक में कितना चेंजेस हुआ, परसेंटेज में कितना चेंजेस हुआ, तो 15/4 का चेंजेस हुआ, ठीक है। 15/4 का चेंजेस हुआ किसके ऊपर, क्योंकि आपको रिजल्ट क्या लाना था, 4 लाना था, इसीलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, 100, ठीक है। देन यू सिंप्लीफाई हियर 1 टाइम, हियर ये 25 टाइम, देन 25 into 15/4, and what is your result? 25 into 15/4, what is your result? Your result is 93.75. Your result is 93.75%. अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर को 1 एज्यूम कर लिया, या फिर नंबर को आप 4 भी एज्यूम कर सकते हो। नंबर 4 एज्यूम करके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ग्राफ आ रहा है एक, देखो, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, आपके पास ए बी सी डी ई एफ गिवन है। ए इज द प्रिंटिंग कॉस्ट, बी इज द कॉस्ट ऑफ पेपर, सी इज द मिसलेनियस, डी इज द रॉयल्टी, एफ इज द एडवर्टीजमेंट चार्जेस एंड एफ इज बाइंडर्स चार्जेस। ओके, ठीक है। इफ द टोटल सेल फ्रॉम द बुक इज 9,750 इंक्लूडिंग 30% प्रॉफिट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, देन द रॉयल्टी इज, ओके,
यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पर ध्यान दोगे, देखो अब आपके सामने यहाँ पर क्या बोला गया, ये पाई चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। यहाँ पे जो ये पूरा जो परसेंटेज होता ना है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है आपका 100% होता है। ये क्या चीज़ होता है, 100% होता है। अब यहाँ पर देखो सारे का यहाँ पर आपके पास डिवीज़न किया गया है। अब देखो ना, इफ द टोटल सेल फ्रॉम द बुक इज़ 97,500, क्या है, इंक्लूडिंग द 30% प्रॉफिट, इस 97,500 में क्या इंक्लूड किया गया है, ये 30% प्रॉफिट इंक्लूड किया गया है। देन कॉस्ट इज 100, देन प्रॉफिट इज 30, देन एक्चुअल मतलब इट मीन्स cost plus profit value is 130. 130 is 130% equal to 9750. Okay. Then you find profit on production. Then royalty is, what is the royalty percentage? What is the royalty percentage? Then you find 15%. Then you find, then you, okay, find your first 100. Okay, if you directly find it 100, then you find 15%, then you find directly 15, then you find directly 15, okay, then you find directly 15. And what is the answer, what is the answer, what is the answer, what is the answer? And what is the answer? Your answer is 11250. Your answer is 11250. Understand? 97,500 इंक्लूडिंग जो है प्रॉफिट है आपके पास, इंक्लूडिंग जो प्रॉफिट है, तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मान लो कि कॉस्ट जो आपके पास, अगर मान लो कि वहाँ पे सेलिंग प्राइस और क्या हो गया, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान लिया, प्रॉफिट आपके पास 10 हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 130। 130% इक्वल टू 97,500। देन you find royalty, you find royalty, royalty percentage is 15%, then your answer is 11250. And next is, if the miscellaneous charge is 6,000, then advertisement charges is, see here, what is the percentage of miscellaneous? 4%, and 4%, value of 4% is given, value of 4% is given, then advertisement is 18%. Okay, it means, see, it means miscellaneous charges is 6,000. It means 4%, 4 equal to 6,000. Advertisement is 18. Then find the value of 18. 6,000 upon 4 into 18. Your answer is 27,000, 27,000. Your answer is 27,000. Understand? Your answer is 27,000. ठीक है, यहाँ पे 4% की वैल्यू आपके पास गिवन थी, आपको क्या निकालनी थी, 18% की वैल्यू आपने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज दिस, देन द रॉयल्टी इज, सेम काम यहाँ पे भी करोगे आप, यहाँ पर भी आप सेम काम करोगे। तो यहाँ पर जब आप सेम काम करोगे तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग और रॉयल्टी का परसेंटेज आपको देखना है। प्रिंटिंग का परसेंटेज कितना है, प्रिंटिंग परसेंटेज 35, रॉयल्टी इज 15, 35 and 15, 35 and 15, 35. It means 35% value equal to 175 double 100. Then find the value of 15% to 17,1500 by 35 into 15. Then your answer is 7,500. Then your answer is 7,500. Your answer is 7,500. Understand? ठीक है, कैलकुलेशन करते जाना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिर्फ ब्रीफ एक आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप लोग अपने को चेक कर लो।
Then this question is very important and very tricky question. A large watermelon, a large watermelon, a large watermelon weight 20 kg with 96% of its weight being water. It is allowed that stand in the sun and some of the water evaporates so that only 95% of its weight is water. It reduced weight will be. ठीक है, मतलब उसका जो नया वेट हो गया ये बताना है आपको. रिड्यूस वेट विल बी मतलब नया वेट जो है आपका वो क्या हो गया, उसका घटा हुआ वजन कितना होगा, मतलब उसका नया न्यू वेट क्या है आपको ये बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाटरमेलन कितना था, 20% था. वाटरमेलन कितना था, 20 kg था. वाटरमेलन कितना था, 20 kg था. इसमें वाटर कितना था ये बताओ, 96% था. इसका ये मतलब है सॉलिड कितना होगा, 4% होगा. सॉलिड कितना होगा बताओ, 4% होगा. इसको आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया. इसका ये मतलब है कि सॉलिड कितना हो गया, 0.8 आ गया. सॉलिड कितना हो गया, 0.8 आ गया. ठीक है, सॉलिड जब आपको 0.8 आ गया, अब उसके बाद भी यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है आपको कि 95%. अब उसको जब उसको सन में रखा गया तो अगेन 95% उसमें क्या था आपका, वाटर था. देन सॉलिड कितना था आपका, 5% था. इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर 0.8 जो है 5 है. देन आपको निकालना है 100. ठीक है, देन यू हेयर सिंप्लीफाई, पॉइंट को हटा दिए तो यहाँ पे 10 आ गया. ये 0 आपके पास 5, यहाँ पे हो गया 2. देन जो न्यू वेट होगा उसका 16 kg होगा. न्यू वेट कितना हो जाएगा ये बताओ, 16 kg होगा. ठीक है, न्यू वेट कितना होगा ये बताओ, 16 kg होगा. देख रहे हो क्वेश्चंस का आपको लगता है कि बहुत टिपिकल है लेकिन बहुत ट्रिकी होता है. ये डिपेंड करता है कि आपने अपने को कैसे डेवलप किया है. ठीक है, the next question is Gopal bought a cell phone and sold it to Ram 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. What will be Gopal position if he agree? गोपाल का पोजीशन क्या होगा अगर वो एग्री होगा. ठीक है, गोपाल का पोजीशन क्या होगा अगर वो एग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो गोपाल ने एक मोबाइल खरीदा, उसे राम को 10% लाभ पर बेच दिया. फिर राम उसे गोपाल को 10% हानि पर बेचना चाहता है. यदि गोपाल मान जाए तो गोपाल की स्थिति क्या होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे क्या लिया आपने, गोपाल ले लिया. यहाँ पे क्या ले लिया, राम ले लिया. ठीक है, गोपाल इसको कितने में खरीदा, 100 में खरीदा. ठीक है, गोपाल बाउट द सेल फोन एंड सोल्ड इट राम एट 10% प्रॉफिट. उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया. इसका मतलब उसको 110 में बेच दिया. ठीक है, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक. अब इसको राम जो है 10% लॉस में इसको सेल करना चाहता है. 10% लॉस में सेल करना चाहता है तो इसका ये मतलब है कि 10% ऑफ 110 इज 11. देन उसको 99 में सेल करना चाहता है. जब 99 में वो सेल कर रहा है, अब गोपाल कितने में परचेस किया था, 100 में. अब गोपाल पहले तो 100 में परचेस किया था, अब उसको कितने में मिल, 99 में मिल रहा है. इसका ये मतलब है कि उसको यहाँ पर क्या है, 1% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. देन योर आंसर इज गेन 1%. यहाँ पर क्या हो गया, उसको 1% का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया. ठीक है, क्लियर. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, देख सकते हो आप. The next question is arrangement. Next question is arrangement. Okay, next question is arrangement.
6 student A, B, C, D, E, F. B score the list, then rank of C will be. Okay. This question you solve. 6 student A, B, C, D, E, F appear in several tests. Either C or F score the highest. Okay. First your point, C and F score is the highest. Whenever C score the highest, how many students? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means 6 form with two conditions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And C score the highest, then E score the list, अगर C का हाईएस्ट है तो E का क्या होगा? लिस्ट होगा। उसके बीच में मिडिल में और सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। Whenever F score the highest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F score the highest, B score the list, then B score the list, B जो है सबसे कम लिया है। देखो दो कंडीशंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। अगर C का हाईएस्ट है तो E को सबसे कम है, अगर F को हाईएस्ट है तो B को सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया? In all the test the got different marks, D score higher than A. Then next point is D score higher than A. Okay. But they are close competitor, और ये लोग बिल्कुल close competitor है, मतलब आस पास हैं। A score is higher than B, C score higher than A, and C score higher than A. अंडरस्टैंड? मतलब ये क्लोज कंपटीटर के मतलब है कि वो बिल्कुल करीब रहेगा, बिल्कुल पास में रहेगा, कि मतलब ये कंसेक्यूटिव रहेगा, इसके मिडिल में कोई नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, देन हाउ मेनी पर्सन्स, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज हैं, C से आपका A है। चलो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ B स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग, अगर B का रैंक सेकेंड है, अगर यहाँ पर देखो B का रैंक अगर आप यहाँ पे इस कंडीशन में रखते हो, अगर इस कंडीशन में आप फिल करते हो, देखो अगर इस कंडीशन में आप B का रैंक फिल करते हो, यहाँ पे जब फिल करते हो, ठीक है, इफ देन द पोजीशन ऑफ B इज, B का पोजीशन क्या है आपको ये बताना है। ठीक है। B का पोजीशन क्या है आपको ये बता देना है। अगर F ये आपके पास यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर आपके पास D आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? A आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? आपके पास B आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया? देन द पोजीशन ऑफ B इज फिफ्थ, हो गया। ठीक है। B का पोजीशन क्या हो गया? आपके पास फिफ्थ हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? B स्कोर द लिस्ट, देन रैंक ऑफ C विल बी। अगर B का स्कोर लिस्ट है, तो F तो यहाँ पर हो गया, तो C विल बी, तो C का रैंक क्या होगा? देखो अब C का रैंक क्या होगा? तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे A आ गया, नहीं एक मिनट, यहाँ पे B है, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे D हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? C। एक मिनट इसको सही कर दे थोड़ा सा। हाँ, B score, and what is the B score? Okay, B score the list, then rank of C will be। अगर B का स्कोर सबसे लिस्ट है तो C का स्कोर क्या होगा? चलो ठीक है। मतलब अब आपको इस फॉर्मेट में लेना है। इस फॉर्मेट में जब लेना है तो C जो होगा, C यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या हो गया? एक मिनट नहीं, गलती हम कर रहे हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स। यहाँ पे A हो, एक मिनट, B हो गया, उसके बाद A हो गया, उसके बाद D हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? C हो गया। और किसके बारे में गिवन था, किसके बारे में गिवन नहीं था? A B C D E, E के बारे में आपके पास गिवन नहीं है, E के बारे में आपके पास गिवन नहीं है, E के बारे में आपके पास गिवन नहीं है। तो देन C जो होगा अब आपके पास यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पर होगा। 1 2
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एंड हेयर इज फोर्थ, फोर्थ में डी और ए, ये तो बिल्कुल एक करीब है एक साथ। यहाँ पर अगर मान लो कि ई अगर आ जाता, ई अगर लिस्ट है, ई अगर लिस्ट है, ई अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ई अगर लिस्ट है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, वहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा या तीसरा ये हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, ई के बारे में गिवन ही ना है, तो हम लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको जज नहीं कर पाएंगे। देखो इसका जो कंडीशंस आपके पास बनेगा, देखोगे यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद बी के पहले क्या था, यहाँ पे देखो ए था, ए के पहले क्या था, डी था। उसके बाद या तो सी को यहाँ पे रख सकते हो, या तो सी को यहाँ पे रख सकते हो। ई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन नहीं है, देन आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड और थर्ड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। If E rank is third, then which one of the following is correct? E rank is third, तो ये तो आपने देख लिया ना कि सॉल्व कैसे करेंगे। जब सॉल्व कैसे करेंगे तो आपने जजमेंट तो कर ही लिया, तो इसका आंसर जो है आपका क्या है, बी है। सी गेट मोर देन डेट ऑफ मोर देन ई, ई रैंक इज थर्ड। ठीक है, जब ई का रैंक अगर आपका थर्ड होगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे सी मोर मार्क्स देन गेट ई, सी को जो है मोर मार्क्स तो मिलेगा ही, ये तो गिवन ही है, सी को मोर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ध्यान देना। A merchant earned a profit of 25% by selling 80 apples, costing rupees 320. But he gives 1/4 of its on its his friend cost price and sell the remaining apple at cost apple at profit. In order to earn same profit, at what price must he sell each apple? अब रिमेनिंग एप्पल को कितने में बेचे कि उसको जो सेम प्रॉफिट मिल जाए। इसका ये मतलब है, यहाँ पर देखो कि कहने का ये मतलब हो गया, देखो ना 80 एप्पल का जो कॉस्ट है क्या है, 320 है। 320 जो है आपके पास 80 एप्पल का कॉस्ट है। एक एप्पल का कॉस्ट क्या हो गया, ठीक है, एक एप्पल का कॉस्ट क्या हो गया, एक एप्पल का कॉस्ट क्या हो गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है, और मर्चेंट कितने का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, 25%। 25% मीन्स क्या हो गया, 1 क्या हो गया, 4। एंड हियर 4 इज द CP, वैल्यू ऑफ 4 इज गिवन, एंड देन वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ 5 इज 5। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस पे सेल करेगा तो वो 4 पे करेगा, प्रॉफिट पे करेगा तो ये करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहने का क्या मतलब है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, उसको 25% अर्न है, तो उसको आखिर कितना टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 बाई क्या हो गया 4, 1/4, वैल्यू ऑफ 4 इज गिवन 320, देन वैल्यू ऑफ 1 इज 80। इट मीन्स मर्चेंट अर्न 400 रुपीज, उसको 400 रुपीज अर्न करना है। जब 4 रुपीज अर्न करना है तो अभी देखो कितना किया, 1/4, 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ 80, 1/4 ऑफ 80 मीन्स 20। 20 को जो वो सेल कर दिया 4 के कॉस्ट से सेल कर दिया, देन 20 इंटू 4 इज 80। ही अर्न, अभी तक उसने क्या अर्न किया, 80 अर्न किया। अब उसको कितना अर्न करना है, 320 अर्न करना है। जब 320 अर्न करना है तो 320 को यहाँ पर ध्यान दो, टोटल एप्पल क्या था, 80 था, 80 में से 20 आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 60 आ गया। 60 को जो वो सेल करेगा तो 5.33 के ऊपर, एक एप्पल को 5.33 के ऊपर सेल करेगा। ठीक है, एक एप्पल को क्या है 5.33 के ऊपर सेल करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ पर एक एप्पल का प्राइस निकाल लिया, उसका कॉस्ट प्राइस आपने यहाँ पे निकाल लिया। इसकी कोई ज़रूरत थी क्या, इसकी कोई ज़रूरत तो यहाँ पर हमको लगता है कि नहीं थी, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, आपका कहने का ये मतलब है कि हाँ इसकी ज़रूरत थी ना, इतना जो काम हमने किया, तामझाम किया, इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना। कहने का ये मतलब है कि जब उसका नॉर्मली सेलिंग प्राइस आपका 5 आ रहा है और ये पूरे पर आ रहा है,
तो रिमेनिंग को सेल करेगा तो उससे और मोर पे ही ना करेगा, उससे ज़्यादा पे ना सेल करेगा। तो देखो तो 5 से ऊपर एक ही आपके पास वैल्यू गिवन है, देन आप इतना काम नहीं करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ पर रिजल्ट कर सकते हो कि योर आंसर इज 5.33। अंडरस्टैंड? चलो गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज a trader give 4% discount on the MRP of a pen and give a pen for free buying every 15 pen, and hence he make 35% profit of the entire transaction. The MRP which is above the cost price is। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बेसिक से आप देखना चाहते हो तो 2 फरवरी से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल बेसिक तरीके से भी बताएंगे और ट्रिकी तरीके से भी बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको हम आंसर बता रहे हैं, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर मान लो खाली हम लोग एक पेन की बात करते हैं, सिंगल पेन की बात करते हैं, ठीक है, सिंगल पेन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोला गया, ए ट्रेडर गिव एट 4% डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेडर जो है 4% क्या है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। ट्रेडर कितना है, 4% डिस्काउंट देता है, ठीक है। ट्रेडर कस्टमर ने कितना पेमेंट किया, 96 पेमेंट किया, ठीक है। तो शॉपकीपर के पास कितना आ गया, 135 आ गया। देखो ट्रेडर ने 4% डिस्काउंट दिया, कस्टमर ने कितना पेमेंट किया, 96 पेमेंट कर दिया। जब कस्टमर 96 पेमेंट कर दिया तो ट्रेडर ने अपना हिसाब किताब किया, तो वो क्या देख पाया कि मेरे को 135 रुपीज़ आया है, ठीक है। देन अगर कस्टमर 100 पेमेंट करता तो ट्रेडर के पास क्या आता, देन यू फाइंड मार्क प्राइस। ये एक आर्टिकल का आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो ना, ये सारा काम जो ट्रेडर ने किया कितने आर्टिकल के लिए किया, ये टोटल 15 पर एक फ्री देता है, मतलब ये 16 के लिए किया। लेकिन कस्टमर ने ये जो सारा पेमेंट किया है, ये जो सारा पेमेंट के कितने के लिए किया है, 15 के लिए किया है। देन यहाँ पे एक आर्टिकल का आपके पास क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। देन योर मार्क प्राइस इज 150, then your mark price is 150, then your CP is 100 and mark price is 150, then MRP which is above the cost price, and MRP is 50% higher than cost price. Your answer is 50%. Your answer is 50%. Understand? See, next question is, next question. If the compound interest on a sum of 2 years is 12.5% per annum is 340, then the principal interest on the same sum of the same rate of the same period is, see, such type of question you solve. 12 1/2% means 1 upon 8. Understand? 1 upon 8. You assume principal is 800. Understand? And 2 year, SI and CI, SI and CI. 1/8 of 800 is 100. Here some first year SI is 100, then also first year CI is 100, because first year SI and CI both are same. Then second year SI is 100, and also second year SI is 100. Then 1/8 of 8% is 12.5%. It means after 2 year SI is 200 and CI is 212.5, and value of 200 value of 212.5 value is given. What is value? 340. Then find the value of 200. Your answer is 320. Your answer is 320. Okay, your answer is 320. Understand? देखिए कितने तरीके, सिंपल तरीके से। इसका 2-3 और मेथड होता है, फ्रैक्शन मेथड भी होता है। जब आप क्लास में आओगे तो फिर हम आपको बताएंगे कैसे उसको आप सॉल्व करोगे। और आपकी क्लास जो स्टार्ट हो रही है 2 फरवरी से, याद रखिएगा।
Suresh lent a sum of money on compound interest such that such a way that it amount to be 3 times in 4 years. For how much time he invest his money so that get bank amount which is 9 times of the sum of the money lent be. ठीक है, इसका बेसिक भी होता है लेकिन इसका एक जादू होता है। जादू क्या होता है देखोगे। सुरेश यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखो ना क्या बोला गया कि 3 times in 4 year। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 3 times, 3 times, 3 times in 4 year। अंडरस्टैंड। देन आपका क्या बोला गया, 9 times। क्या बोला गया, आपके पास 9 times ये कितने सालों में होगा। जनरली ये क्वेश्चन आपके पास जब भी आएगा ना, आप हमेशा देखोगे जो गिवन है जिसका ईयर और जिसका आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये हमेशा इसके मल्टीपल में ही होगा। मल्टीपल भी ऐसा जो कि पावर के टर्म्स में होगा। एंड 9 इज़ द 3 स्क्वायर, 9 इज़ द क्या हो गया, 3 स्क्वायर। अब जो पावर है ना, इस पावर को पहले वाले समय के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन योर आंसर इज 8 years। योर आंसर इज 8 years। योर आंसर इज 8 years। अंडरस्टैंड, योर आंसर इज 8 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of money at compound interest triple itself in 15 years, it will amount to 9 times the same rate of interest is। ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया, ट्रिपल itself in 15 years, 3 times, 3 times जो हो रहा है आपके पास, 3 times जो हो रहा है कितने साल में हो रहा है, 15 years में हो रहा है। कितने years में हो रहा है, 15 years में हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया, 9 times। here is 9 times, here is 9 times। इट मीन्स ये 9 जो हो गया 3 स्क्वायर हो गया। इस पावर से पहले वाले समय को आप मल्टीप्लाई करोगे, 15 into 2, योर आंसर इज 30 years। योर आंसर इज 30 years। अंडरस्टैंड, योर आंसर इज 30 years। ठीक है, और अगर बेसिक तरीके से अगर और देखना है, करना है, तो क्लास को आप ज्वाइन करें। What is the question? If a certain sum of money becomes double at simple interest in 12 years, then what would be the rate of interest per annum? बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो, कहने का मतलब क्या हो गया, डबल हो जा रहा है। ठीक है, डबल हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट इन 12 year। ठीक है, एक कोई सम है, मान लो ये P है और ये क्या हो जा रहा है, 2P हो जा रहा है। ठीक है, here is P, here is amount, then SI is P। Understand, A minus P is SI and time is given your 12 years। Find the rate of interest। What is rate? कोई ज़्यादा इसमें मत करो, इसको हम लोग बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा सिंपल है। रेट SI into 100, SI is P into क्या हो गया आपके पास 100, और नीचे क्या हो गया, PT, P into क्या हो गया आपके पास T हो गया। ठीक है, देन यू सिंप्लीफाई हेयर योर ये 3 times और ये कितनी टाइम्स गया, ये 25 times, 25/3 8/3, देन योर आंसर इज 81/3%। योर आंसर इज 81/3%। अंडरस्टैंड, सिंपल तरीके से करो, सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ए January 1st 2023, a person saved ₹1। On January 2nd 2023, he saved 2 more that on the previous day। On January 3rd 2023, he saved 2 more than that of the previous day, and so on, at the end of which date was his total saving a perfect square as well as perfect cube। Understand, total परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर जो है आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर है और जो परफेक्ट क्यूब है, आपको वो बताना है कि वो कौन सा है।
वो कौन सा डे होगा। तो आपको जब देखो, जब नंबर्स पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आप काम करोगे तो कुछ नंबर्स आपके दिमाग में ट्रिकी होगा। 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो परफेक्ट क्यूब नंबर। 64 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब है, देन हेयर ये आपका ऑड का सम, ऑड का सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू 64, देन वैल्यू ऑफ एन इज 8 एंड वैल्यू ऑफ एन इज मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज। देन 1st January you start, then your this complete in 8th January. Your answer is 8th January. Okay, your answer is 8th January. ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 8th जनवरी होगा। और नहीं तो इसको मैनुअली भी आप कर सकते थे। मैनुअली कैसे करोगे तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। पहला आपने सेविंग क्या किया, 1 किया, फिर क्या किया, फिर 3 किया, फिर क्या किया, फिर 5 किया, फिर क्या किया, 7 किया, फिर क्या किया, 11 किया, फिर क्या किया, 13 किया, 1 2 3 4 5 6 13, फिर क्या किया, 15 किया, फिर क्या किया, 17 किया। इन सब का जब आप सम करोगे ना तो सम आपके पास क्या आएगा, 64 आएगा। जब आप सम करोगे तो सम क्या आ जाएगा, आपके पास 64 आ जाएगा, जो रिजल्ट आपको होगा। लेकिन आपके काम करने का तरीका है, यहाँ पे क्या बोला गया, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि एक नंबर है जो 64 है। और सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो देन एन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 64, देन वैल्यू ऑफ एन इज 8। अंडरस्टैंड? The sum of number and denominator of a fraction is 5 less than thrice the denomination. If the numerator and denominator are decreased by 2, then the number become half the denominator that determine the fraction. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, किसी भिन्न के अंश और हर का योग, दोनों का सम। ठीक है, हर के 3 गुने से 5 कम है। You solve this question in go through option here. 4 plus 7, 4 plus 7, here is 11, here 4 plus 3 is 7, here 5 plus 9, 5 plus 9 is 14, and here 3 plus 4 equal to 7. Understand? And second line, 3 times, और यहाँ पर क्या बोला गया, the sum of numerator and denominator of a fraction is 5 less than thrice the denominator. Denominator का जो 5 times करोगे, here denominator 5 times is 3 times, 3 times is 12, 12 minus 7 is 5. Understand? Here 27, 27 minus 14, 27 minus 14 is 13. Understand? अंडरस्टैंड? 5 लेस देन नहीं है, 5 इसी में आपका, देखो इसी में जब आ गया तो उसमें आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में आ गया ना। यहाँ पे क्या बोला गया, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, जो डिनोमिनेटर का आपका 3 टाइम्स है उसका डिफरेंस क्या है, 5 है। ईयर यू गॉट 5। एंड सेकेंड कंडीशन इज, अगर ऊपर नीचे 2 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो हाफ हो जाता है, देन योर आंसर इज डी। योर आंसर इज डी। अंडरस्टैंड? योर आंसर इज डी। ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल करो, वो ज़्यादा आसान है आपके लिए। ठीक है, चलो अब देखो, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विलेज 5/8 ऑफ द पॉपुलेशन और एडल्ट, हाफ ऑफ द एडल्ट आर मेल। ओके, देन यू एज्यूम टोटल पॉपुलेशन इज 800. In 800, 500 are adult, and 500 male is 250 and female is 250. Understand? And adult, 4/5 of the adult females are illiterate. If 400 females illiterate, then the population of the village is okay. It means 4/5 of 250 equal to given. Then you find the value of 800.
Understand? Then you solve this question. 400 into 5 into 800 and divide by 250 into 4. Understand? Then you simplify one time, here 100 time. 1 0 here you remove, here one time, and here is 4 time. Understand? 4 into 5 is 20, 4 into 5 is 20, 20 into 8 is 1600, then your answer is 1600. Your answer is 1600. Understand? टोटल क्या था आपका 800 था, जिसमें 500 क्या था आपका एडल्ट था, तो उसमें 250 आपका मेल था, 250 आपका फीमेल था, तो फिर 250 का 4/5 आपने यहाँ पे निकाल लिया, देन 800 आपने यहाँ पे कर लिया, देन योर रिजल्ट इज 1600. आपका रिजल्ट क्या है? 1600 है. ठीक है, चलो. एंड व्हाट इज द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट के लिए जब आपको हमने क्लास लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसको फाइंड करने का विद इन अ सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है. इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं, उसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं. तो यहाँ पर देखो 7, 3 and 2 इज द लास्ट ग्रुप. हम लोग करते क्या है कि इसके पावर को हम लोग क्या 4 से डिवाइड करते हैं. 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 क्यूब आ गया. 3 का तो आपके पास 3 ही आएगा, यहाँ पे 2 का क्या होगा? स्क्वायर ही होगा. अब यहाँ पर देखोगे 3 क्यूब क्या होता है? 343, देन योर 3, एंड यहाँ पर क्या हो गया? 7, और यहाँ पर क्या हो गया? 4. यहाँ पर 10 and 4, देन योर आंसर इज 4. योर आंसर इज 4. अंडरस्टैंड? योर आंसर इज 4. और कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को हम आपको डिस्कस करेंगे. आइए 2 फरवरी से. Then the unit digit, find the unit digit. Okay, here यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में आपका 4 है, एक में पावर आपका इवन, एक में पावर ऑड है. पावर इवन है, 4 का पावर अगर इवन होता है तो यूनिट डिजिट 6 होता है, अगर 4 का पावर ऑड होता है तो उसका पावर 4 होता है. देन योर आंसर इज 0. योर आंसर इज 0. देखो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है. जब ट्रिक देखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा. ठीक है, जब ट्रिक देखोगे तो ये आपके लिए क्या होगा? बहुत ही सिंपल होगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो. अब इसमें जो डिफरेंट चीज़ है, इसमें आपको क्या अगले क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट. कॉफ़ी, बार्ली, मिल्क, बीन्स, कॉर्न, राइस, कॉटन, कॉफ़ी एंड जूट एंड वाइटामिन. देखो सब यहाँ पर जो है ड्रिंक के केस में है. यहाँ पर देखो सब कॉर्न के केस में है आपका ना. यहाँ पे वाटरमेलन है, मस्कलन एंड बनाना सब आपका फ्रूट्स में है. यहाँ पे कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इनमें डिफरेंट है, ये डिफरेंट है आपका. देन योर आंसर इज सी. आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया. ठीक है, चलो अब देखो इसका क्या है. क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका क्या चीज़ आ गया? सीरीज आ गया. तो अब सीरीज पर देखते हैं कि काम कैसे करेंगे हम लोग. तो यहाँ पर ध्यान देना, आपका सीरीज है क्या? सीरीज क्या है देखोगे, यहाँ पे लिखते हैं सीरीज को. 28, 45 फिल इन द ब्लैंक है, 87 है, फिर आपके पास 116 है, यहाँ पे 147 है. ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपके पास आ गया, ये बताओ क्या हो गया? 15 में से 8 चला गया तो क्या आ गया आपके पास? 7 आ गया. 15 में से 8 चला गया तो क्या आ गया? 7. यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 17 आ गया. ठीक है, चलो इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें ज़्यादा आसान होगा. ध्यान देना. -116 यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ पे 31 आ रहा है. फिर आपके पास 116 माइनस क्या हो गया? 87. जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास यहाँ पे 29 आ रहा है. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है. ये जो है आपके पास प्राइम नंबर का डिफरेंस है.
ठीक है, ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है प्राइम नंबर, 17 के बाद क्या होता है ये बताओ, 19 होता है ना। 17 के बाद क्या होता है, 19 होता है। अगर 45 में आप 19 को ऐड करोगे, अगर 45 में अगर आपने 19 को ऐड कर दिया तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आ गया, 64 आ गया। देन यहाँ पे 19, ये डिफरेंस जो है आपके पास प्राइम नंबर का है। ठीक है, डिफरेंस जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर का है। आपने क्या देखा, देखो 28 में 45 गया तो यहाँ पे 17 आ गया, तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर 17 के बाद क्या होगा, 19 आ गया। 19 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे ये 23 आएगा, 23 के बाद क्या आएगा, 29, देन 31। ये क्या है, प्राइम नंबर का आपका डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस किसका है, प्राइम नंबर का डिफरेंस है आपका। ठीक है, चलो अब देखो, 4 years ago mother was 3 times older than her daughter is. Okay, here what is fraction, 2 3/4. First you simplify, 11 बटा क्या हो गया, 4। You write down here mother and daughter, mother and daughter, mother is 11 and daughter is 4. Ratio is mother is 11 and daughter is 4. Understand? And if the total age of them at time was 60 years, 4 years ago, 4 years ago, 4 year ago, okay, 4 year ago ratio is this, 4 वर्ष पहले माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से इतना गुना थी, उस समय दोनों की कुल आयु 60 वर्ष की, बेटी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उस समय का एज का सम आपके पास क्या गिवन था, आपके पास 60 गिवन था। यहाँ पे मदर और डॉटर के बीच का जो सम गिवन था क्या था, 60 गिवन था। उस समय का रेशियो आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे 11 4 क्या हो गया, 15। 15 को अगर आपने 60, वैल्यू ऑफ 15 इक्वल 60, देन वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 4। ठीक है, एक का वैल्यू आपके पास 4 आ गया। देन आपने यहाँ पे क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास क्या आ गया, 44 आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास, 16 आ गया। ये 4 साल पहले का है। तो प्रेजेंट है, बेटी की वर्तमान आपको बतानी है, तो यहाँ पे +4 कर दोगे। देन बेटी एज इज 20 ईयर्स, बेटी का एज क्या है आपका, 20 ईयर्स है। ठीक है, बेटी का एज जो है वो कितना है आपका, 20 ईयर्स है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास है, क्या है, the product of Vidhi is 3 years ago and her age 5 years later, then one more than twice her present Vidhi present age is a. Okay, विधि की आयु 3 वर्ष पहले, उसकी आयु के 5 वर्ष बाद का गुणनफल उनकी आयु के दोनों से एक अधिक है। विधि की वर्तमान आयु क्या है। दिस क्वेश्चन गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करो। ठीक है, फर्स्ट यू टेक 4, फर्स्ट यू टेक 4, first you take 4, here first you take 4, first you take 4, the product of Vidhi is 3 years ago. 3 years ago, it means 3 years ago age is 1 and her age 5 years later, and 5 years later age is 9 and product is 9. From now is 1 more than twice her present age. जो present age twice है, twice से क्या है, एक ज़्यादा है। बस पहले ही ऑप्शन में स्ट्राइक कर गया, आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सब क्वेश्चंस को हम लोग हीट एंड ट्रायल सॉल्व करते हैं। हीट एंड ट्रायल करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, इजी होगा। ठीक है क्लियर। चलो A can do a piece of work in 12 days. A can do a piece of work in 12 days. B can do this work in 16 days. B can do this work in 16 days. Okay. A start the work alone. After how many days B join him so that work is finished in 9 days. देखो ना इस क्वेश्चन में क्या बोला गया।
ए और बी दोनों ने काम स्टार्ट किया, ये 12 और ये 16 दोनों ने काम स्टार्ट किया, दोनों काम कर रहा था, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन हिम। अच्छा, कितने दिन के बाद बी ज्वाइन किया? ओके ओके, ये नहीं, ये वाला नहीं है। ए काम कर रहा था, कितने दिन के बाद आपका बी ज्वाइन किया, बी ज्वाइन किया, और ये पूरा काम जो है 9 दिनों के बाद ख़त्म हो गया। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी ज्वाइन, कितने दिनों के बाद बी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये काम पूरा 9 दिनों में ख़त्म हो गया है। तो सिंपल सी बात है, ये बताओ शुरू से लेके लास्ट तक काम कौन किया है? शुरू से लेके लास्ट तक काम ए ने किया है। तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीपल ले लो, मल्टीपल इस क्या हो गया आपके पास 48, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 3 हो गया। तो बच्चे आपने यहाँ पर क्या देखा, स्टार्ट से लेकर के एंड तक काम कौन किया? बी, ए ने किया। ए कितना दिन काम किया? पूरा 9 डेज काम किया। तो 9 डेज में कितना काम किया? 36 यूनिट काम कर लिया। कौन? ए ने। ए अपना 36 यूनिट काम कर लिया होगा। तो यहाँ से 36 को माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आ गया 12 यूनिट काम कौन किया होगा? बी किया होगा। तो 12 बाई क्या हो गया 3, देन बी ने अपना 4 दिन काम किया, बी 4 दिन काम किया, टोटल क्या है 9 दिन है, तो 5 दिन के बाद आया है। देन योर आंसर इज 5 डेज, योर आंसर इज 5 डेज। ओके, योर आंसर इज क्या हो गया 5 डेज। बी ने उस काम को 4 दिन में खत्म किया है, ठीक है। बी ने उस काम को 4 दिन में खत्म किया, लेकिन आपसे डिमांड क्या किया गया है ये बताओ ना। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम, कितने दिन के बाद बी ज्वाइन किया, क्योंकि लास्ट तक बी ने काम किया था। हाँ, a contractor undertake to dig a canal 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। यहाँ पर क्या है, मैन आपके पास कितना है? मैन आपके पास कितना है? 45 है। डेज कितना है आपके पास? यहाँ पे बताओ 350 है। और वर्क कितना है आपके पास? 12 किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया? in 200 days only 4.5 किलोमीटर वर्क वाज कंप्लीटेड। 45 मैन ने काम किया, कितने दिन तक काम किया? 200 डेज तक काम किया। कितना काम कर लिया? 4.5 काम कर लिया, ठीक है। हाउ मेनी मोर वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द होल वर्क इन द शेड्यूल्ड टाइम। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि पूरा काम टाइम पे ख़त्म करने के लिए कितने और आदमियों को लेकर आओगे आप, कितने और आदमियों को लेकर आओगे आप, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है टोटल डेज आपके पास 320 था, तो आपने कितना दिन तक काम कर लिया? 200, देन रिमेनिंग आपके पास डेज क्या आ गया? 150 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क देखो क्या हो गया है, कम टोटल वर्क आपका बस 12 था और 4.5 वर्क हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा? 7.5 होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना नंबर ऑफ मैन हम लोग करेगा। देखो ये क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें एक टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं MDH फार्मूला, ठीक है। M1 D1 W1 पता है ना। तो देखो कहने का ये मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कंप्लीट गिवन होता है उसको हम लोग 1 के टर्म्स में देते हैं, और जो अधूरा रहता है उसको हम लोग 2 के टर्म्स में करते हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो M1 क्या हो गया ये बताओ। M1 आपके पास 45 है। M1 कितना है ये बताओ? 45 है। और D1 कितना है आपके पास ये बताओ? 200 है। और W2 क्या है? 7.5 है। उसके बाद यहाँ पे D2 क्या है आपके पास? 150 है। और W1 क्या है यहाँ पे पास? 4.5 है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? M निकाल लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैन आपके पास क्या आ जाएगा? 100। यू सिंप्लीफाई है यार, टोटल नंबर ऑफ मैन आपके पास 100 आ जाएगा। लेकिन आपके पास पहले से क्या बोला गया यहाँ पर देखो ना, हाउ मेनी मोर वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड, और कितना वर्कर लेकर आप आओगे। तो पहले से आपके पास कितना है ये बताओ? पहले से आपके पास 45 है। जो पहले से आपके पास 45 है, 100 माइनस 45, आप कितना वर्कर को लेकर आए हो? 55 वर्कर को लेकर आए हो। देन आपका आंसर क्या हो गया? 55 हो गया, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया ये बताओ? आपका आंसर आ गया 55। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो
अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A man is twice as fast as woman together. The man and woman do peace for 8 days. A man is twice. Okay, then here is given man and woman efficiency is 2:1. And together the man and woman do the piece of work in 8 days, और m plus w का आपको 8 days given है। क्या given है? 8 days given है। In how many days will do each do the work engage alone? अगर अकेला अकेला दोनों काम करें तो कितना काम करेगा। बहुत ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है। जब टाइम वर्क में हम लोग काम करेंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ना, ये 1 डे वर्क है। 1 डे वर्क में मैन ने एक दिन में कितना काम किया? 2। वुमेन ने कितना काम किया? 1। 2 + 1 क्या हो गया? 3। एक काम खत्म करने में लोग 8 डेज लेता है, मतलब पर डे इन लोगों ने 3 यूनिट काम किया होगा। 8 × 3 क्या हो गया? 24। देन हियर टोटल वर्क इज क्या हो गया? 24। अगर मैन का निकालना है तो आप क्या करोगे? 24/2। योर आंसर इज 12। यार वुमेन का निकालना है तो 24/1। योर आंसर इज 24। 12 24 कहाँ पर है? Then your answer is B. Understand? Then your answer is B. ठीक है। अब उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, a train traveling at 25 km leaves Delhi at 9 a.m. and another train leaves Delhi 35 km 2 p.m. in the same direction. At how many kilometers from Delhi do they meet? A train leaves Delhi. See here, दिल्ली से ट्रेन एक निकला है कितने बजे? सुबह 9 AM में। 9 AM में निकला है एक ट्रेन। किस स्पीड से? 25 km/h के स्पीड से निकला है। एंड अनदर ट्रेन लीव दिल्ली एट 35 2 PM में निकला है। 2 PM में निकला किस स्पीड से? 35 km/h की स्पीड से। तो कितनी दूरी पर वो लोग मीट करेगा? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि दोनों के टाइम का बीच डिफरेंस क्या है। तो 9 और 2, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, कितने घंटे का डिफरेंस है? 5 घंटे का डिफरेंस है। देन 5 घंटे में इसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा? जब 1 घंटे में 25 करता है तो 5 घंटे में कितना कर लेगा? 125 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो गया? 125 किलोमीटर कन्वर्ट कर लिया। अब एक बंदा यहाँ पर 25 वाला और एक बंदा यहाँ पर है 35 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? रिलेटिव स्पीड। जब सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? लार्ज में से स्मॉल को हम लोग माइनस करते हैं। तो फर्स्ट यू फाइंड मीटिंग टाइम। व्हाट इज मीटिंग टाइम? मीटिंग टाइम इज 125/35/25 इज 10। ये टाइम आ गया। इतने टाइम के बाद जो है, जो अनदर ट्रेन है वो पहले ट्रेन के पास पहुँच जाएगी। ठीक है, बट योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? देन कौन आपका कैच करेगी? आपका ये कैच करेगी। ठीक है, तो थैंक यू, ये कैच करेगी। एक थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ, 35 और ये कैच करेगी। तो जब ये कैच करेगी तो इसको आप टाइम के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ये स्पीड को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया? यहाँ पर देखोगे तो आपके पास यहाँ पर जो आ गया, यहाँ के पास डिस्टेंस कितना आ गया? 437.5 आ गया। 437.5 किलोमीटर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? 437.5 किलोमीटर। आपका आंसर कितना हो गया? 437.5 किलोमीटर। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखोगे क्या है? अ गुड्स ट्रेन रन एट द स्पीड ऑफ 54 km/h एंड क्रॉस ए 120 सेकेंड। व्हाट द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन? ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको जब ट्रेन में हम आपको बताएंगे कि जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है कितना डिस्टेंस कवर करती है, अगर कोई ऑपोजिट क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर क्या है? एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। एक प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है आपके पास 110 मीटर लॉन्ग है। कौन क्रॉस कर रही है? एक ट्रेन कर रही है। Here you train is length is x मीटर।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहने का ये मतलब हो गया, ये आपके पास 110 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, स्पीड इज 54, हियर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर, यू चेंज मीटर पर सेकेंड, 5/18, ठीक है। देन इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये देखो आपका रिजल्ट क्या हो गया, ये बताओ आपका रिजल्ट जो आ गया 190 140 43 का बी 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 190, योर आंसर इज 190, योर आंसर इज 190, ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, सॉल्व करने से 190 तो आ ही जाएगा ना। चलो ये 15 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये 15 हो गया, तो यहाँ पे अब आपके पास 110 प्लस एक्स इक्वल टू यहाँ पे 15, यहाँ पे हो गया 30, ठीक है, 190 आ गया आपके पास, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, there are 4 letters and 4 envelope and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. If the letter are randomly insert into the envelope, the consider the following statement. Okay, ये consider the following statement करना है. It is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. It is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. लेकिन ठीक है, गलत प्रोफाइल में जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये हो गया, अब इस पर कैसे काम करोगे, देखो इसको समझ लो ऐसे, मान लो ये लेटर 1 है, ये लेटर 2 है, ये लेटर आपका 3 है और ये लेटर 4 है, ये इन्वेलप क्या हो गया आपका 1 है, ये इन्वेलप क्या हो गया 2 है, ये इन्वेलप 3 है, ये इन्वेलप क्या हो गया 4 हो गया। मान लो ये सही कंडीशंस आपके पास गिवन है, ठीक है। अब इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू इनकरेक्ट। अगर मान लो, सिंपल सी बात है, मान लो अगर ये एक लेटर आपका मान लो गलत बॉक्स में चला गया, जैसे एक लेटर गलत बॉक्स में गया तो इसका पेयर तो बिगड़ गया ना, ये भी तो गलत में जाएगा, ये भी तो गलत में जाएगा, तो एग्जैक्टली 1 लेटर तो नहीं जाएगा इनकरेक्ट में, उससे ज़्यादा जाएगा। सिंपल सी बात है, मान लो लेटर 1 से इन्वेलप 1 में गया, लेटर 2 से इन्वेलप 2 में गया, इससे गया, अगर ये मान लो ये सही कंडीशन है, ठीक है। अब मान लो कि अगर लेटर 1 गलत में गया, जैसे ये गलत में गया इसका पेयर भी तो गलत हो गया, जब इसका पेयर भी तो गलत हो गया तो एग्जैक्टली 1 वाली बात तो खत्म हो गई ना, तो फर्स्ट वाला जो हो गया आपका कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या है दूसरा, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप, खाली 2 ही आपका क्या 6 वेज है। चलो देखते हैं कहने का मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया। अगर मान लो कि पहला 2 आपका L1 और L2 आपका क्या है, सही पेयर है, ये दोनों रॉन्ग पेयर होगा। फिर L1 और L3 आपका सही पेयर है, अदर्स रॉन्ग होगा। L1 और L4 सही पेयर है, अदर्स रॉन्ग होगा। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, L1 तो हमने ले रखा है, 1 के साथ सारा कंडीशन, L2 और L3 मान लो सही पेयर है और बाकी सब गलत है। फिर L2 और L4 आपका सही पेयर है और बाकी सब गलत है, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया, L3 और L4 सही पेयर, बाकी सब गलत है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। देयर आर ओनली 6 वेज, खाली क्या है 6 वेज है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, इसमें जो होगा आपका बी होगा। 44 का क्या है आपका बी है, 44 का जो आंसर होगा आपका क्या हो गया, बी होगा। है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा, मस्त क्वेश्चन था ये, गुड। चलो अब हम लोग अगले को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखोगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है। How many different word can be formed using all the letters of the word Allahabad? Then how many letters?
1 2 3 4 5 6 7 8 9. Write down here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. When vowel occupy the even positions, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 even positions, then here is even, here is even, here is even, here is even. यहाँ पे vowel आपका fix है. Then how many vowels? 1 2 3 4 vowels and 4 even places. और ये आपका सेम है, उसके अरेंज जैसे भी करो ए ही आपके पास आएगा, तो वो खत्म हो गया. तो रिमेनिंग अब आपके पास क्या आ गया ये बताओ. रिमेनिंग कितने लेटर्स आ गए? टोटल 9 में से 4 चला गया, देन 5, देन यू 5 अरेंज, देन यू 5 अरेंज. इन 5 में तो आपने क्या देखा, एल 2 बार है. इट मीन्स 5 फैक्टोरियल बाई क्या हो गया 2 फैक्टोरियल. योर आंसर इज 60. फर्स्ट आंसर इज 60. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है 60 है. या तो 60 यहाँ पर होगा या तो 60 यहाँ पर होगा. ये दोनों एलिमिनेट हो गया आपका. ठीक है. अब यहाँ पर क्या बोला गया, अब यहाँ पर क्या बोला गया, क्या बोला गया, बोथ एल डू नॉट अकर टुगेदर. दोनों एल एक साथ नहीं आना चाहिए. दोनों एल एक साथ आपको नहीं आना चाहिए. ठीक है. दोनों एल जब एक साथ नहीं आना चाहिए तो इस पर काम करने का तरीका, टोटल अरेंजमेंट आप कर दोगे इलाहाबाद का. टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया 9 फैक्टोरियल. ए कितनी बार है ये बताओ कॉमन, 4 फैक्टोरियल. उसके बाद एल कितनी बार है 2 फैक्टोरियल. ठीक है. टोटल अरेंजमेंट कर लिया. अब उसमें एल को एक साथ कंसिडर करने वाला कितना वर्ड हम लोग बना सकते हैं वो कर लेंगे. अगर एल को हम लोग एक साथ कंसिडर करेंगे देन इधर हेयर, जब एल को हम लोग एक साथ कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके पास कितना हो गया, 8 से क्या हो गया 9 हो गया. यहाँ पे क्या हो गया 9 फैक्टोरियल. और यहाँ पे एल तो आपका एक ही है, देन ए को हो गया 4 फैक्टोरियल. इसको जो माइनस करोगे वो आपका रिजल्ट आएगा. तो इसमें से हमको तो लगता है कि कोई फिगर आपके पास नहीं है, वैसा कोई फिगर ऐसा नहीं है आपका. ठीक है. अगर मान लो कि इसमें आपसे डिमांड कर रहा है कि बोथ एल आर अकर टुगेदर, नॉट को हटा दें, बोथ एल आर अकर टुगेदर, देन ये रिजल्ट होगा. देन इस कंडीशन से आप ए मार सकते हो. उस कंडीशन से क्या है कि आप ए मार सकते हो. योर आंसर इज डी रॉन्ग. योर आंसर इज ए मार सकते हो अकर टुगेदर. ठीक है. यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला चीज़ ना हो, और बोथ एल अकर टुगेदर, देन इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680. इसको जब सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू 1680 आएगा, जो आपका रिजल्ट होगा आपका आंसर होगा. ठीक है. The 3 number in AP whose sum is 36 and product is 1620. 3 नंबर क्या है आपका AP है. ठीक है. 3 नंबर क्या है आपका AP है. AP है. AP क्या होता है, AP होता है कि जो सीरीज आपके पास गिवन है उसमें कॉमन डिफरेंस आता है. तो यार सी कॉमन डिफरेंस 15 minus 12 is 3, 12 minus 3 is 9, मतलब 3 का गैप है. देन सम ऑफ AP is 15 plus 12 plus 9. Here sum is 36. Understand? And product is, then your answer is A. और किसी में नहीं आएगा, और किसी में भी आपको नहीं आएगा. आंसर इसका क्या हो गया आपका ए हो गया. ठीक है. अब देखो यहाँ पर a bag contains 25 पैसे, 10 पैसे and 5 पैसे coins in whose. ओके. देखो आपके बैग में 25 पैसे, 10 पैसे and 5 पैसे कॉइन. 25 पैसे, 10 पैसे and 5 पैसे कॉइन in the ratio of 1:2:3 and your value is given 60. देखो कॉइन वाले क्वेश्चंस में जो हम लोग काम करते हैं ना, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं. तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे
तो हम यहाँ पे क्लास में आपको बताएंगे कि वो दोनों कंडीशंस क्या फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू है तो सबको वैल्यू में चेंज कर देंगे। ये सोच लो कि आपके बैग में जो कॉइन है इन टर्म्स ऑफ रेशियो 1 ही कॉइन है, इसका जो वैल्यू हो गया 1 कॉइन 25 पैसे के, 1 कॉइन का वैल्यू 25 पैसा हो गया, और 2 10 पैसे का कॉइन है तो यहाँ पे 20 पैसा हो गया, और 3 जो है आपके पास तो यहाँ पे क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर देखोगे, ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास 0 आ गया। ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया, तो यहाँ पे कितने पैसे हो गए 60 पैसे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, रुपीज़ है, इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर दो आप, तो यहाँ पे 6000 आपके पास पैसा हो गया। इट मीन्स वैल्यू ऑफ 60 इज गिवन 6000, वैल्यू ऑफ 60 इज गिवन 6000, देन वैल्यू ऑफ 1 इज गिवन 100, 1 की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। देन द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन इज ए, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन इज ए, number of 5 paise coin is 1 value is 3, then 3 value is 300, then your answer is 300। आपका आंसर क्या हो गया 300 हो गया। ठीक है क्लियर। चलो अब आगे मूव करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। Percentage of different employees, okay, see here, percentage of different employees in an organization is, ये आपके पास गिवन है, सबका परसेंटेज आपके पास गिवन है। टोटल एम्प्लॉय 700, ठीक है, टोटल एम्प्लॉय आपके पास क्या हो गया 7000 हो गया। ठीक है, जब 7000 हो गया तो यहाँ पे हर एक पे आपको काम करना होगा, हर एक का परसेंटेज, हर एक का फिगर आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे स्टेनो में यहाँ पर क्या हो गया, टोटल एम्प्लॉय 7000 है तो 10% ऑफ 7000 इज, यहाँ पर क्या हो गया 700, यहाँ पे 700 आ गया। ठीक है, एम्प्लॉय 700 आ गया। अब उसमें देखो, अब स्टेनो में जो आपके पास डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो 30% है और ये से 70% है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया आपके पास 100 की वैल्यू आपकी हो गई 700, तो 1 की वैल्यू 7, देन यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि डायरेक्ट कितना आया और प्रमोट कितना हुआ। यहाँ पे फिगर लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक फिगर को यहाँ पे आप ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, पहले करना क्या होगा कि इसको यहाँ पे हर एक का फिगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एंड प्रमोट को यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है, क्या डिमांड कर रहा है आपसे। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है आपसे, What is the difference in direct recruitment and promotee assistant? असिस्टेंट में डायरेक्ट और प्रोमोटी में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। चलो एक क्वेश्चन को हम डील कर देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग काम इस पर कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर कैसे काम करेंगे। असिस्टेंट, हाउ मेनी असिस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, कहने का ये मतलब हो गया कि आप जब यहाँ पर काम करोगे, बच्चे यहाँ पर देखो, जब आप यहाँ पे काम करोगे तो आपका जो यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा देखोगे, ध्यान देना। पहला, सबसे पहला चीज़ तो क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है 7000 एम्प्लॉई है, असिस्टेंट देखो 7000 एम्प्लॉई है, तो 15% ऑफ 7000 इज, फर्स्ट यू फाइंड एंड देन योर आंसर इज 1050। असिस्टेंट में इतने हैं आपके पास। अब यहाँ पर देखो, कहने का मतलब क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या आपको ये बताना है, तो ये डिफरेंस इज 20, डिफरेंस क्या है आपके पास 20 है, तो देन आपके पास देखो 1050 जो है वैल्यू, इन दोनों का सम क्या हो गया आपके पास बताओ 100 हो गया। अब इसका 20 क्या होगा ये बताना है आपको, ये चला गया यहाँ चला गया, तो 105 इंटू क्या हो गया 2, यहाँ पे 10, तो 210 जो ऑप्शन होगा वो देखो रिजल्ट होगा। हमने क्या बोला, अगर ऐसे कर लोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। देखो ना 210 आपका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 210 ही होगा। देखो 210 ऑप्शन में गिवन है आपके पास, देखो 210 आपके पास यहाँ पर गिवन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो आपके पास वहाँ पर गिवन था, रिजल्ट आ गया।
अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, द प्रमोटी क्लर्क 1 इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लर्क 1। अब प्रमोटी क्लर्क 1 में जो है प्रमोटी जो है डायरेक्ट का कितना परसेंट है आपको ये बताना है। क्लर्क 1 में प्रमोटी जो है प्रमोटी कितना है 10 है और ये क्या है 90 है। तो 10/90 1/9 क्या हो जाएगा 1/9 अप्रोक्सीमेट ना 1/9 1/9 is 11%, 11 1/9%, then your answer is C 52, answer is C। अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो ना कहने का मतलब क्या हो गया, आपका एक में 90 था डायरेक्ट में और यहाँ पे आपका 10 था। प्रमोटी इज 10 out of 90, then you simplify here, then your answer is 11 1/9% approximate, here word is used approximate, then your answer is 11। Understand? How many total direct recruitment among all types of employee are there? डायरेक्ट है तो इसको आपको क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट का बताना है ना, तो इन सबको आप सम कर दोगे, डायरेक्ट को सम कर दोगे। हाँ तो इसका आप ये निकाल दोगे डायरेक्ट, वही तो वैसे तो करना होगा ना। एक बार देख लो क्या है, एक बार रुक जाओ। कुल प्रत्यक्ष ये क्या है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, वैसे सबका पहले निकालना होगा ना। इसमें देखो अब आपके लिए टिपिकल हो गया, ठीक है। सबका यहाँ पे फिगर निकालोगे, देखो यहाँ पर क्या है आपका इंडिविजुअली हर एक का फिगर निकालोगे, हर एक का फिगर निकाल दोगे। और हर एक का फिगर निकालने के बाद उसका पहले का 30%, फिर 40, फिर 50, फिर 90, फिर 30 एंड 90 एंड 70 सब निकालोगे, उसको ऐड करोगे। एग्जाम्स हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या है हम ये आपको बता देते हैं, ध्यान देना। इसका आंसर क्या है 53, इसका जो आंसर है 53 का बी आंसर है। इसका आंसर क्या है, बी आंसर है 3885 है। इसका आंसर क्या है 3885 है। तरीका तो समझ में आ गया ना कि सभी का आप इंडिविजुअली फिगर निकालोगे हर एक सेक्शन का, और उसमें से उसका निकालोगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट निकालोगे और वो जो फिगर आपके पास आएगा सबको ऐड कर दोगे आप, तो वो क्या होगा आपका रिजल्ट होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखोगे इफ द वोवेल ऑफ द रूटीन, यहाँ पे लिखो सब रूटीन ROUTINE are first arranged in alphabetical order, the vowel of the word arranged in alphabetical order, consonant in all alphabetical order, which of the following we fourth from the right end of the rearrangement। ओके यहाँ पे क्या बोला गया, शुरू को पहले फिर व्यंजनों का रखने पर दाएं से, ठीक है, दोनों को फर्स्ट अरेंज इन फर्स्ट बाय अल्फाबेटिकली ऑर्डर रख लो। वॉवेल क्या होता है A, E, I, O, U, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास वॉवेल O है, फिर क्या है U है, फिर क्या है I है, उसके बाद क्या है E है। तो सबसे पहले आपने E को रख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे I को रख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने किसको रख दिया, फिर O को रख दिया, फिर उसके बाद U को रख दिया। अब यहाँ पे देखो अब आपको क्या बोला गया, जो कॉन्सोनेंट उसको भी अरेंज करेंगे। तो पहले आपने N को रख दिया, उसके बाद यहाँ पे R को रख दिया, उसके बाद यहाँ पे T को रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, which of the following will be the fourth from the right end, fourth from the right end, 1 2 3 4 R, your answer is R here, your answer is R, your answer is R, your answer is R। 54 का क्या दे रखा है B U, U क्यों दे रखा
क्यों दे रखा है, यू क्यों दे रखा है कि पहले इसको आप अरेंज कर दोगे। एक मिनट देख लेते हैं कहने का मतलब यू क्यों दे रखा है, यू क्यों दे रखा है। देन यहाँ पे अगर मान लो कि आपने पहले क्या अरेंज कर दिया, पहले वॉवल को अरेंज कर दिया, इसका मतलब ये हो गया ई हो गया, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद यू ओ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 हम लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 था, 1 2 3 4 हो गया, 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, योर आंसर इज यू। ओके, इसमें क्या बोल दिया है कि पहले आप वॉवल को रख दो अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद रखो कॉन्सोनेंट को, फिर राइट से फोर्थ क्या होगा आपके पास ये होगा। तो कहने का ये मतलब है रूटीन। हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉवल ही आपके पास 4 है और आपको बोला गया कि राइट से आपका सेवंथ पर क्या होगा, 3 कॉन्सोनेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको फोर्थ आप यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद उसको फॉलो कर रहा है। देन योर आंसर इज क्या हो गया, यू। है क्लियर? चलो अब देखो, अब देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ, क्या है, डिजीज डेथ, दोनों के बीच रिलेशन है। तो कॉरल रेस्टलेस, ठीक है, जस्टिस नहीं, विक्ट्री नहीं, पीस नहीं, रेस्टलेस। अगर विवाद होगा तो आप क्या रहोगे, अशांत रहोगे। देन योर आंसर इज डी। अंडरस्टैंड, योर आंसर इज डी। ओके, देन नेक्स्ट इज okay, then your 3 is here, you write down 8 4 6 15 5 52.5 236.25। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको हाफ से किया मल्टीप्लाई, इसको आपने 3/2 से किया मल्टीप्लाई, इसको आपने 5/2 से किया मल्टीप्लाई, इसको आपने 7/2 से किया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये सीरीज आपके पास जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में तो 5 आपके पास गिवन है, यहाँ पे कौन सा प्लेस बताना है आपको, सी बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 5 गिवन है, ये हो गया 5, उसके बाद यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर हो गया सी। इसके मतलब है 5/2 से करोगे मल्टीप्लाई, 5/2 से करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 5/2 से करोगे ना मल्टीप्लाई। अच्छा, तो इसको फिर काम करते ही जाना होगा ना, इसमें आपको काम करते ही चले जाना होगा, इसमें आपको काम करते ही चले जाना होगा। 8 को किया, चलो इसको आपको काम जो करना होगा, 5 को किया मल्टीप्लाई पहले हाफ से, फिर उसको किया 3/2 से, फिर उसके बाद किया 5/2 से, और ये रिज़ल्ट आपको होगा, ये जो रिज़ल्ट आपको होगा, देखो रिज़ल्ट आएगा 25 75 अपॉन क्या हो गया 8। अब 75/8 जब आप करोगे, 75 अपॉन जब आप 8 करोगे, यहाँ पर ध्यान देना, देन योर आंसर इज 9.375। योर आंसर इज क्या हो गया, 9.375। आपका आंसर क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे जो पहले आपको गैप था, यहाँ पे क्या चीज़ बताया गया, यहाँ पर हाफ का है, फिर 3/2 का है, फिर 5/2 का है, फिर 7/2 का है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आपका यहाँ पे 9/2 का होगा। देखो ना, सभी में न्यूमरेटर 2 इंक्रीज करता जा रहा है। चलो ठीक है, तो फिर ये फिगर आपने जब देखा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास 5 गिवन है,
तो गैप यहाँ पर सी पर है, मतलब 1 2 3 गैप है, तीनों 5 के साथ 3 जो गैप के जो रिलेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और वही रिजल्ट आपको देगा। देन योर आंसर 75/8, देन योर आंसर इज दिस। गुड, ठीक है, अंडरस्टैंड। चल first you write down alphabet. First you write down alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, देखो इसको जो हम बताते हैं ये जनरली जो होता है ना है आपका, ये अगर आपका अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को रख दोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा इजी वे में आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, PRINT। अब यहाँ पर क्या है, इज रिटन एज YMNI और U। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अब आपके पास क्या है, देखो P का वैल्यू क्या गिवन था, Y गिवन था, R का क्या था आपके पास M था, I का क्या था, उसके बाद I का N था। तो पहले प्लेस वैल्यू देख लो, अब क्या हो गया, प्लेस वैल्यू देखो ना, प्लेस वैल्यू आप कर लो, इसको प्लेस वैल्यू कर लो। तो पहले प्लेस वैल्यू लिख लो आप, यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, P का प्लेस वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 16 हो गया। और Y का प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चे, यहाँ पे बताओ, 25 होता है। R का प्लेस वैल्यू क्या है, R का प्लेस वैल्यू आपके पास यहाँ पर 18 है। और फिर M का प्लेस वैल्यू क्या होता है, M का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 13 है। फिर I का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखोगे I का प्लेस वैल्यू क्या है आपके पास 9 है, और ये आपके पास क्या हो गया, 14 हो गया। फिर यहाँ पर 14 है और I का क्या हो गया, 9 है। ठीक है, और T का आपके पास क्या हो गया, 20 है, और U का क्या है आपके पास 21 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या किया गया, आपके पास कुछ वैसा आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर आपके पास ये आपके पास यहाँ पर N और I आपको यहाँ पर दे रहा है। फिर Y के बाद यहाँ पर क्या है, P है। तो 25 और 16 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर आपका 14 और 9, फिर यहाँ पे आपके पास 3। नहीं, वैसा कुछ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, T में +1 करेंगे, नहीं ऐसा भी तो नहीं है। इन दोनों को कुछ कर रहे पे कुछ आ रहा है, इन दोनों पे करने पे कुछ आ रहा है, इन दोनों पे या फर्स्ट 3 को करने पे कुछ आ रहा है, नहीं आपके पास आ रहा है। तो P को आपने 25 लिख दिया, ये 18 कर दिया आपने। तो आखिर इसका क्या होगा, प्रिंट P को YR आपने क्या किया, प्लेस वैल्यू से भी तो यहाँ पे नहीं निकल कर आ रहा है। P हो गया और P, उसके बाद यहाँ पर P के अगर 18 21 यहाँ पे हो गया 9, फिर 14, फिर यहाँ पे 25, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या किया गया है, P का अपोजिट क्या हो गया, P का अपोजिट फर्स्ट अगर हम लोग 16 लेते हैं, लास्ट 16 क्या होगा, L होगा। ठीक है, L होगा तो फिर वो नहीं हो गया आपके पास। P का अपोजिट क्या हो गया, P का अपोजिट तो 16, ऐसे उस तरीके से तो हम लोग यहाँ पे कर नहीं पाएंगे।
चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो ये अभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट स्ट्राइक नहीं हो रहा है। तो 64 की अगर हम लोग बात करें, ऐसी इसका आंसर जो है आपका बी है। इसका आंसर क्या है? बी है, ये देख लोगे। अब उसी तरीके से प्रिंट को अगर ये किया गया है तो ये देखो, तो 65 का जो आंसर है ये आपका यहाँ पर क्या है? ए है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये आपका अल्फ़ाबेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसको अल्फ़ाबेट के ऊपर आप यहाँ पर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे इसका क्या हो गया? बी है, इसका क्या हो गया? आंसर आपका ए है। ठीक है, चलो। अब furniture sells two travels at 15% each. He earned a profit of 20% and suffered a loss. अगर मान लो कि ये प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम चीज़ है, ये प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम चीज़ है, तो ये हमेशा जो आपके पास आता है क्या होता है? -20 इंटू 20 अपॉन क्या हो गया? 100। जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो -4%, -4% का मतलब क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, उसका आंसर क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, चलो। अब उसके बाद यहाँ पर देखोगे, अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है, E प्लस एफ मीन्स ई इज द फादर ऑफ एफ। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट फर्स्ट कजन विथ रिगार्ड्स टू द रिलेशन विद द एक्सप्रेशन इफ इट इज प्रोवाइड एच इज द सिस्टर ऑफ पी। एच इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, एच पी की बहन है, तो दिए गए संबंध में कौन सी जोड़ी प्रथम चचेरे भाई है? प्रथम चचेरा भाई है, प्रथम चचेरा भाई है। फर्स्ट यहाँ पे लिखो, ये हो गया क्यू, और 1 मिनट यहाँ पर आप उसको क्या कर दोगे? यहाँ पर ध्यान देना, ये इसका मतलब क्या हो गया? इज द डॉटर ऑफ एफ। Q is the daughter of R. Q is the daughter of R. Okay, and this means wife. R is the wife of P. R is the wife of. R is the wife of P. Understand? And plus S, and plus S. E is the father of F. P is the father of S. P is the father of S. तो ये तो आपके पास यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? H. H is the brother of P. H is the sister of P. H is the sister. H is the sister of P. H is the sister of P. H is the sister of P. ये सिस्टर है, तो यहाँ पे कज़न तो नहीं निकल पाया, कज़न तो आपके पास नहीं निकल पाया। और यहाँ पर देखो, H इज़ द सिस्टर। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, H एंड H इज़ द सिस्टर ऑफ B। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, H के साथ ये क्या है? H इज़ द वाइफ ऑफ I. H इज़ द वाइफ ऑफ I. Plus means father. I is the father of J. I is the father of J. Means J is the wife of K. J is the wife of K. Means plus means K is the father of L. K is the father of L. Okay. Then यहाँ पे क्या हो गया? कज़न, फर्स्ट कज़न, फर्स्ट कज़न, फर्स्ट कज़न, फर्स्ट कज़न, फर्स्ट कज़न। एंड हियर योर कज़न, यू राइट डाउन कज़न। ये सन हो गया, ये हो गया आई जे, आई एन जे, जे आई के, के एन एम, के एन नॉट एम, आर पी। यहाँ पर देखो 67 में आपके पास क्या दिखा रहा है? बी एम और एस। एम वेयर इज एम, एम वेयर इज एम, वेयर इज एम? ये एम तो अच्छा, एम यहाँ पर था ना, एम। अच्छा, ओके 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 ओके,
एम तो था ना, स्ट्रिक का मतलब क्या है? स्ट्रिक मीन्स ई इज द सन ऑफ एफ, ई इज द सन ऑफ एस, मतलब एम इज द सन ऑफ एच, एम इज द सन ऑफ, एम इज द सन ऑफ एच। चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पर ध्यान देना, कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे कज़न आपको बोला गया ना, देखो कज़न बोला गया, कज़न के यहाँ पे कज़न आपको बोला गया, ये इसका यहाँ पे हो गया, इसके बहन का हो गया, और एस जो हो गया ये, तो एम और एस जो हो गया ये अलग फैमिली को, देखो ये अलग फैमिली को बिलोंग कर गया, ये अलग फैमिली को बिलोंग कर गया, तो यहाँ पे एम और एस जो होगा एक दूसरे का कज़न है। यहाँ पे अलग फैमिली को बिलोंग कर गया, अलग फैमिली को बिलोंग कर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एम और एस जो है कि यहाँ पे क्या बोला गया, विच पे रिप्रेजेंट फर्स्ट कज़न, ठीक है। एच पी की बहन है, दिए गए कौन से, चचेरे भाई, तो यहाँ पे है फर्स्ट कज़न, एम इज़ द फर्स्ट कज़न, अंडरस्टैंड, एम इज़ द ब्रदर। The next question is the son of A, is the son of, is the son of A, is the son of A, understand? D is the son of B, and D is the son of B, and E is married to C, and E is married to C, E is married to C, C is the wife, okay, and D is the son of B, and D is the son of B, D is the, and next is D is the son of B, E A का पुत्र है, E जो A का पुत्र है, D B का पुत्र है, D जो है B का पुत्र है, B का पुत्र है, E का शादी C से हुई है, E का शादी C से हुई है, तो C B की बेटी है और C B की बेटी है, अच्छा इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, C जो है B की बेटी है, C जो है B की बेटी है, B की बेटी है, ठीक है। तो डी ई का क्या लगता है, डी ई का क्या लगता है, सी जो है बी की बेटी है, एक सी जो है, सी बी की बेटी है, सी जो है बी की बेटी है, और बी का बी की बेटी है, सी जो है सी बी की बेटी है। चलो, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, डी हो गया, ठीक है, डी हो गया, तो ए क्या लगता है, यहाँ पे ध्यान देना, ए इज द, हाउ डी रिलेटेड टू ए, डी और ई, और डी तो आपके पास यहाँ पर देखो, आपके पास ये वाइफ हस्बैंड, इसके फादर हो गए, ये उसकी पत्नी, तो मतलब ये इसके ससुर हो गए, ससुर हो गए, ससुर हो गए, तो डी इज द क्या हो गया, डी 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 इज रिलेटेड, डी डी इज द भाई, यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, ब्रदर इन लॉ अंकल कुछ भी गिवन नहीं है। चलो ठीक है, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, हो सकता है, यहाँ पर देखो ना, कहने का मतलब क्या हो गया, ए जो है, ए का बेटा ई है, उसकी वाइफ सी है, चलो है, सी जो है बी की बेटी है, जब सी बी की बेटी है तो कहने का मतलब ये हो गया, ये इन दोनों में से कोई एक तो आपके पास हो सकता ना है, या मेल फीमेल, ये मतलब यहाँ पर मेल फीमेल के बारे में आपके पास कुछ गिवन नहीं है, और डी जो है, डी जो है बी का पुत्र है, डी जो है बी का पुत्र है, ये इसका बेटा है, ठीक है, तो ये इसका बेटा है, अच्छा ये इसका बेटा है, बी का पुत्र है, और ये दोनों वाइफ हस्बैंड है, तो देन डी ए का, ए जो लगा, डी जो लगा, क्या लगा, बेटा लगा, डी क्या लग गया, बेटा लग गया, जो यहाँ पे आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है। चलो रहने दो उसको। It is realized that Arun that in line of boy 12th from the right end, 12th from the right end, right हो गया, और इधर क्या हो गया, लेफ्ट, इधर से क्या है आपके पास 12 है,
एंड लेफ्ट और अरुण को पता है कि लड़कों के कतार में वो दाएं से और बाएं से चौथा था। एंड देन यहाँ से क्या था आपके पास फोर्थ था। ठीक है, कुल 28 थे, कुल 28 थे और कितना होगी, कुल 28 थे। देन यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 और यहाँ पे हो गया 16, 16 माइनस 1 यहाँ पे हो गया 15। तो 28 में से आपका 15 चला गया तो यहाँ पे 13। योर आंसर इज 13 और 13 होना चाहिए ना। देखो ना यहाँ पे क्या हो गया, राइट से आपका 12 था, लेफ्ट से आपके पास 4 था, तो इन दोनों को प्लस करोगे। यहाँ पे 2 बार काउंट कर लिया गया है अरुण को, जब 2 बार काउंट कर लिया गया है तो काउंट करने के लिए एक बार माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 15, तो ये 15 स्टूडेंट हो गए। टोटल आपको 28 बोला गया, 28 में से 15 चला गया, तो रिमेनिंग आपके पास क्या हो गया, 13 हो गया, जो रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान देना। सम स्वीट्स आर आलमंड्स, सम स्वीट्स आर आलमंड्स, ओके, एंड सम आलमंड्स आर cashew, some almonds are cashew, all cashew are pista, all cashew are pista। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। तो अब यहाँ पर देखो, all almonds are pista, all almonds are pista, first is wrong। some pista are sweets, some pista are sweets, second is wrong। some sweets are cashew, some sweets are cashew, ये wrong। all almonds are either sweets or cashew, all almonds are either sweets or cashew, none follow। ठीक है, 70 आपका क्या हो गया, ए, none follow। ठीक है, ये क्या हो गया, none follow, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो सालोगिज्म में क्या होता है, जो आपको दिख रहा है सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा उसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलो देन क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर एंड आर फेसिंग द सेंटर। ओके, हाउ मेनी पर्सन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 persons। 1 2 3 4 5 6 7 persons। okay, G is second to the left of C। first point is G सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट सेकेंड है फर्स्ट, और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। Who is मतलब C, who is the immediate left of F, who is immediate left of F। okay, A is third to the left of E, and next is A is third to the left of E, 1 2, or A is third, and B is between D and A, and B is between D and E, here is E and here is D। ठीक है, एक चलो अब आपने यहाँ पे ले लिया, अब Z को यहाँ पे रख दिया, एक ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे C रख दिया, और यहाँ पे आपने क्या रख दिया, F रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो A और E के बीच में क्या है कि 2 बंदा है, अगर A को यहाँ पर रखेंगे 2 बंदा है, यहाँ पे E हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे A और E को रख दिया। अगर मान लो कि हम लोग A को यहाँ पर रखेंगे, 2 बंदा है यहाँ पे नहीं, तो एक ही स्पेस खाली है, A को यहाँ पे रखा, 2 प्लेस खाली है, यहाँ पे आपने E को रख दिया, E को रख दिया, तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, B, और यहाँ पर क्या हो गया, D। सारा अरेंजमेंट हो गया आपके पास। अब उसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग 2। ठीक है, मिडिल पर्सन रिमेनिंग 2, रिमेनिंग पर 2, 75 का आंसर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, सी 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 डी ई बी, डी डी जो है डी ई बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिडिल पर्सन सिट बिटवीन द रिमेनिंग 2, कौन सा मिडिल पर्सन है, तो ऑब्वियस है यही है, डी ई बी तो है, डी ई बी एफ सी ई कहाँ है, एफ सी
FCE। अच्छा, मिडिल क्या है? निम्न में कौन सा मध्य व्यक्ति बाकी दो के बीच में? मध्य व्यक्ति। और विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल, मिडिल जो है, मिडिल ई जो है डीबी के बीच में है, ई जो है नहीं है, और एफ जो है, एफ जो है, एफ जो है, एफ जो है सीई के बीच में है, एफ सी के बीच में। इसका आंसर ये हो, नहीं नहीं, सी ना बोला गया है, सी चलो नहीं है, और फिर एफ जो है ई बी के बीच में नहीं है, और डी नन ऑफ दीज, यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या बोला गया हिंदी में, क्या है? निम्नलिखित में से मध्य व्यक्ति बाकी दो के बीच में है। मध्य व्यक्ति मतलब मध्य व्यक्ति बाकी दो के बीच में। ई जो है डी और बी के बीच में होगा, ई जो हो डी बी के बीच में नहीं है। एफ जो होगा ई और बी के बीच में, एफ जो है ए बी के बीच में नहीं है। सी जो है आपका, सी जो है एफ और सी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अरेंजमेंट तो आपने देख लिया ना, अरेंजमेंट देख लिया, तो अब इसमें आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलो अब अरेंजमेंट तो देख लिया, अब इसको आप कर सकते हो उसी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप उसी तरीके से कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डॉगी हाउस फेस वाज वेस्ट। ओके, ही स्टेप आउट हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर स्ट्रेट। डॉगी का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। चलो, डॉगी का फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है। फर्स्ट यू फॉर्म है डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, डॉगी हाउस फेस वेस्ट, ही स्टेप्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक 22 मीटर। डॉगी नहीं है, डियोगो है, सॉरी सॉरी, डियोगो, डॉगी हम डॉगी बोल रहे हैं। डियोगो का घर पश्चिम की ओर है, वो घर से निकलकर 22 मीटर सीधा चलता है, घर से निकलकर 22 मीटर सीधा चलता है। फिर ही टर्न लेफ्ट, फिर वो बाएं, ठीक है, फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है, वो 20 चलता है, फिर 25 चलता है, फिर 25 चलता है, फिर यहाँ पे 25 चलता है, फिर 24 चलता है, फिर यहाँ पे 24 चलता है, स्कूल पहुँच जाता है। घर से स्कूल की दूरी क्या है? यहाँ पे घर था, ठीक है, ये आपका 25 था, ये 22 था, तो ये 3 था, ये 20 था, तो ये क्या था? 3 था, तो ये डिस्टेंस तो हो गया ट्रिपलेट, ये 4 हो गया, ट्रिपलेट हो गया 5, और डायरेक्शन निकालोगे, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, देन नॉर्थ ईस्ट। आपका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट 5, नॉर्थ ईस्ट 5 आपका हो गया, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया? 5 हो गया आपके पास। ठीक है ना? कहने का मतलब पहले जो डायग्राम आप बना लोगे, डायग्राम बनाने के बाद सारा मेजरमेंट आप करोगे, फिर वहीं पर जहाँ से डायरेक्शन आपसे डिमांड कर रहा हूँ वहीं पर डायरेक्शन कर लोगे। तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, स्कूल यहाँ पर है तो नॉर्थ ईस्ट है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये ट्रिपलेट बन गया, 3 और 4 हो गया, रिजल्ट आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अ पर्सन टू एबल परचेज 6 kg लेस प्राइस ऑफ 12। कितना हाइक करता है? 25% राइज करता है प्राइस, जिससे पर्सन जो है 6 kg लेस खरीदता है, 6 kg वो कम खरीदता है। इसीलिए 25% की वैल्यू 6 हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई? ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये 4 टाइम्स क्या हो गया? 24 kg हो गया आपके पास। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस पर केजी? ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों ही समय उसके पास क्या था? 1200 था। ये जो आपके पास आता है ना, प्रेजेंट क्वांटिटी आता है। जब ये प्रेजेंट क्वांटिटी आपके पास आ जाता है तो अभी क्या है कि 6 kg कम था, तो पहले 6 kg मोर था, तो 20 + 6 क्या हो गया? 30 हो गया। देन इसको सॉल्व करोगे, देन योर रिजल्ट इज 40, योर आंसर इज 40। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे इसको आपने सॉल्व किया। रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन में हमको लगता है कि मिसप्रिंट है, उसको आप देख लेना, लेकिन तरीका आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने समझा होगा कि कैसे आप काम करोगे। ठीक है, कैसे आप 30 क्वेश्चंस को लेकर आओगे, और नो डाउट आप मैथ्स एरिया में 30 क्वेश्चंस ला सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।